डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विथ डेरिवेशन। जैसा कि हमने अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम की जो इक्वेशन है वो ड्राइव की थी, फिर हम आ गए थे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम में। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम्स की इक्वेशन डिजाइन की थी। 3 सिस्टम थे, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड एंड क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें हम डेरिवेशन करे थे, न्यूमेरिकल में ही ड्राइव किया था इक्वेशन को। उससे हमें पता चला कि व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1 होगा तो सिस्टम की इक्वेशंस कैसे बनेगी। नाउ इन दिस प्रॉब्लम यहां पर हमें k और m की वैल्यू दी हुई होगी, तो मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं, साथ ही साथ हम गिवन डेटा भी पढ़ते जाएंगे। So the system shown in figure is displaced from its static equilibrium position to the right at a distance of 0.01 मीटर। तो 0.01 मीटर की डिस्टेंस से हमने मास को डिस्प्लेस किया। And force acts towards the left on the mass at the instant of its release to give it an initial velocity v0। अब हम यहां पर बोल रहे हैं कि हमने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी v0 दी हुई इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव हो। इफ द सिस्टम हैज द फॉलोइंग पैरामीटर, यहां पर वैल्यूज दी है, k की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है और m की वैल्यू दी है। ठीक है, तो हम सिस्टम पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सिस्टम है, दिस इज योर स्प्रिंग, दिस इज योर डैम्पर एंड दिस इज योर मास। ठीक है, नाउ हमने इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये k है, ये c है। ठीक है, यहां पर हमें k की वैल्यू दी हुई है, दैट इज गिवन डेटा 15700 न्यूटन पर मीटर। यहां हमें c की वैल्यू दी हुई है 1570 न्यूटन एंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर, एंड यहां हमें मास की वैल्यू दी है दैट इज 9.8 kg। ठीक है, यहां पर पुरानी प्रॉब्लम में हमें वैल्यूज नहीं दी थी, इस प्रॉब्लम में हमें वैल्यूज दी हुई है। अब उसके बाद वो पूछना क्या चाह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी। पहले तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी v0, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें इन्होंने पैरामीटर दे दिया वेलोसिटी v0। सेकेंड इन्होंने पूछा है what value of v0 would be required to make the mass pass the position of the static equilibrium 1/100 second after it is applied। तो 1/100 सेकेंड के बाद क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, उसमें v0 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में 2 चीज पूछी हुई है, 3 पैरामीटर्स दिए, हम वहीं से शुरू करेंगे कि सबसे पहले तो जो इस पर्टिकुलर सिस्टम में मैंने x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दिया, जैसे ही मैंने x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दिया है, जो मुझे पहला काम करना है दैट इज मास के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगा देना है। ये सबसे पहला काम मेरा होता है कि जैसे ही मास को मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, वो इनर्शिया फोर्स देगा। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स kx देगा एंड डैम्पर इज ऑल्सो गिविंग अ डैम्पिंग फोर्स दैट इज cx डॉट। तो यहां से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या हो जाएगी, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। सो इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर हम x से डिस्प्लेस करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगी। अब इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम निकाल देते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था, दैट इज ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब उस सिस्टम में कोई भी डैम्पर नहीं लगा हो, एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है, जैसे ही मैंने मास को डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग एंड मास सिस्टम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी मेरी अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, तो ये पहले निकाल देता हूं क्योंकि डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम में भी मुझे आगे ओमेगा एन की जरूरत पड़ेगी। अभी तक मैं क्या कर रहा था, पुरानी प्रॉब्लम में ओमेगा एन को ओमेगा एन की तरह ही लेके चल रहा था, बट अभी यहां पर वैल्यूज दी है तो मैं इसमें पुट कर देता हूं। के की वैल्यू दैट इज 15700 अपॉन में एम की वैल्यू कितनी है 9.8। ठीक है, तो जब यहां से हम लोगों ने इसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट लिया है तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी
अप्रोक्सीमेटली 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी की मेरे पास आ गई 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब जब मैं इसमें आगे गया, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करें इन टर्म्स ऑफ वी नॉट और एक्स, जो कि हमारी बाउंड्री कंडीशन दी हुई। उस तक पहुंचने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि सिस्टम ओवर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड है या अंडर डैम्ड है। ये केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्ड, अंडर लेस देन 1 अंडर डैम्ड एंड इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। तो यहां पर उस सिस्टम की क्या कंडीशन होगी, उसके लिए मुझे जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ना उस जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 2 से 3 फॉर्मूला है। तो हमने जीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास है सी अपॉन में सी सी दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन में 2m ओमेगा एन एंड सी अपॉन में 2 अंडर रूट के एम। कोई भी एक फॉर्मूला जो भी मेरे पास पैरामीटर होते हैं उसमें मैं पुट करके निकाल सकता हूं। इस पर्टिकुलर केस ये सारे फॉर्मूले इसलिए निकाले हैं क्योंकि कोई ना कोई इनमें से किसी और टर्म में दिया जाएगा। इस केस में मेरे पास ओमेगा एन भी है, एम भी है, मेरे पास अंडर रूट के एम भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। तो जेटा इक्वल्स टू सी अपॉन में 2m ओमेगा एन। सी की वैल्यू कितनी है 15702 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है मेरी अभी आई है 40। ठीक है, तो जब मैंने ये सारी वैल्यूज पुट की तो मुझे आंसर जो मिलेगा दैट इज जीटा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज आएगी इसकी 2। जीटा इक्वल्स टू 2, ये से ही मुझे पता चला कि जीटा इज ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब हो गया, सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड। ठीक है, तो ये मुझे प्रॉब्लम में निकालना पड़ेगा जब मेरे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो हम क्या करते, हम तीनों केसेस में, कुछ नहीं दिया तो तीनों केसेस के लिए जाते। अगर दे दिया जाता है कि टेक द वैल्यू ऑफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड, तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस हम उस केस के लिए जाते। मैक्सिमम टाइम अगर आपका इक्वेशन पे प्रॉब्लम आएगा तो जीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है। दिस इज एन एडवांस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पर हमें जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, नाउ अब जीटा इज मोर इक्वल्स टू 2 सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड। तो फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम जो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू, सबसे पहले तो a e की पावर u1t प्लस b e की पावर u2t, दैट इज द सोल्यूशन। a e की पावर u1t, b e की पावर u2t। u1 u2 फाइंड आउट कर सकता हूं मैं और उसको मैं पुट कर दूं अपने सोल्यूशन में। तो मैं वही करता हूं ताकि आपका शॉर्ट में काम हो जाए। e की पावर u1t प्लस b लिया था, अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में a1 और a2 लेते हैं, e की पावर u2t। तो यहां से आपको पता था u1 की जो वैल्यू है वो प्लस के फॉर्म में होती है, u2 की वैल्यू माइनस के फॉर्म में होती है। तो आपका u12 क्या था, माइनस जीटा प्लस और माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। जीटा इज ग्रेटर देन 1 है ना, जीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो अंडर रूट में यही टर्म आएगी जीटा स्क्वायर माइनस 1। अगर यहां पर जीटा इक्वल्स टू 1 होता तो ये टर्म वैनिश हो जाती। डैम्पर की वो वैल्यू, वो क्रिटिकल वैल्यू जिस वैल्यू पे ये टर्म वैनिश हो जाए उसी को तो मैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलता हूं। लेस देन 1 होती तो ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो जाता। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में ये पैरामीटर्स मुझे पता होना चाहिए कि अंडर डैम्प ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म। ठीक है, तो यहां से मैं जीटा की वैल्यू क्योंकि मैं निकाल चुका हूं, पुट करके आंसर निकाल दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू a1 e की पावर माइनस जीटा प्लस जीटा स्क्वायर माइनस 1, साथ में इसके क्या आता है ओमेगा एन। ठीक है, ओमेगा एन टी प्लस a2
e टू द पावर माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी। ठीक है, अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, x इक्वल्स टू a1 e की पावर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी थी 40 इंटू टी। ठीक है, प्लस a2 e की पावर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 40 टी। ठीक है, यहां पर हमने a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, a1 e की पावर माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1 3 अंडर रूट 3 40 टी प्लस a2 e की पावर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 40 टी। ठीक है, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 को, तो x विल बी इक्वल्स टू a1 e की पावर माइनस 10.71 t प्लस a2 e टू द पावर माइनस 149.3 t। ठीक है, सिंप्लीफाइड सोल्यूशन मेरा आ गया x इक्वल्स टू a1 e की पावर दिस a2 e की पावर दिस। यहां तक खत्म हो गया। बस अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ इस a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जैसे ही a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो मैं अपने सोल्यूशन की ओर और पहुंच जाऊंगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि इन टर्म्स ऑफ t निकल गया है। ठीक है, तो मैं उसके लिए जब भी मुझे पता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट अगर मैं निकाल रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन की तरफ जाना पड़ता है। और जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं और जिनको बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं, इनिशियल कंडीशंस क्या दी थी, जो पहली इनिशियल कंडीशन थी वो थी x इक्वल्स टू 0.01, जब 0.01 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं एट t इक्वल्स टू 0 पे। हमने देखा था ये स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं जैसे भी t इक्वल्स टू 0 पे, इसको यहां एक चीज समझने की बात है कि वो बोल रहा है कि 0.01 का डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 0। अगर मैं उसको 0.01 पे लेके जा रहा हूं तो फिर t इक्वल्स टू 0 कैसे हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके जा रहा हूं। मान लो उसमें मुझे लेने जाने में 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय लग गया, बट ये केस नहीं होता। हमें पता है कि जब ये एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है, इस मास सिस्टम को मैं डिस्टर्ब करना है, ये इक्विलिब्रियम में हमेशा ही रहेगा। ये तो हमें पता है कि ये जो स्प्रिंग है ये मास है, इस मास के कारण जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको एक स्प्रिंग फोर्स के डेल हमेशा की तरफ बैलेंस करके रखा हुआ है। अब उस बैलेंस्ड फोर्स को बाद मुझे इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। अब आप आए इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ऐसे नहीं, मुझे उसे कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो मैं डिस्टर्बेंस कर रहा हूं, तभी तो मैं मोशन को देख पाऊंगा कि किस टाइप के मोशन है और किस टाइप की वाइब्रेशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन दैट इज अ स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। मैंने जैसे ही उसको नीचे पुल किया, जैसे ही उसको नीचे लेके गया, अब मुझे इसे नीचे ले जा, हो सकता है स्प्रिंग इज मोर स्टिफ, अगर मोर स्टिफ है तो उस फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगेगी उसको डिस्प्लेसमेंट के देने में। इसीलिए मैं 0.01 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर दे रहा हूं, हो सकता है स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ है तो इट टुक टाइम ना, पर वो टाइम इज नॉट कंसीडर्ड अंटिल मैं उसको छोड़ू नहीं। जैसे ये स्प्रिंग और मास है, मैंने इस मास को जैसे ही डिस्प्लेसमेंट किया, स्टिल आई एम नॉट लीविंग दैट मास। अगर मैंने मास को लीव नहीं किया है तो अभी भी t इक्वल्स टू 0 है। जैसे ही मैं उस फोर्स को छोड़ूंगा और मोशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेंगे आफ्टर दैट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस फोर्स, उसी को तो मैं वाइब्रेशन बोलूंगा। तो जैसे ही ये मास को मैंने छोड़ा एट t इक्वल्स टू 0.01 मीटर में डिस्प्लेसमेंट दे चुका हूं, अब छोड़ रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि मास को जब मैंने 0.01 डिस्प्लेसमेंट दिया उसके कारण वाइब्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होगी और उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए डैम्पर कैसे बिहेव करेगा। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मैंने 0.1 मीटर इसको डिस्प्लेस किया, कैसे वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे, अगर वाइब्रेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसमें डैम्पर कैसे काम करेगा। तो मैंने यहां देखा कि जब मैं इसको 0.1 मीटर पे डिस्टर्ब करूंगा तो जीटा इज ग्रेटर देन 2,
सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड, वाइब्रेशन हो गई नहीं. अब मोशन इज अपीरियोडिक, मास रिमेन्स ऑन द वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस. यही तो हमने पढ़ा था उसमें ओवरडैम्प सिस्टम के केस में. तो ओवरडैम्प सिस्टम है तो मैं बोलूंगा जैसे ही मैंने इसको एट जस्ट स्प्रिंग एंड मास, इस मास को मैंने स्टिफ है नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी केस. क्योंकि मेरे पास के की वैल्यू है तो मैं ये देख सकता हूँ हाँ स्टिफ है, मैंने उसको खींच के 0.1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया. अब मैं इसको छोड़ रहा हूं. अब मैं छोड़ रहा हूं तो होना क्या चाहिए था, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए था. उस मोशन को रोकने के लिए डैम्पर लगाए. अब वो डैम्पर उसके वाइब्रेशन को कम करेगा, बट नहीं, क्योंकि सिस्टम ओवरडैम्प्ड है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम आने में समटाइम्स इट टुक इनफाइनाइट टाइम, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, वो मास हमेशा एक साइड ही रहेगा और वो इक्विलिब्रियम आने में रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा टाइम ले लेगा. ठीक है, तो जैसे ही एट x इक्वल्स टू 0.01 मीटर और एट t इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन को समझना जरूरी है, तभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे. नाउ सेकंड कंडीशन आपको ये जो बाउंड्री कंडीशन दी है, दैट इज x डॉट इक्वल्स टू माइनस वी नॉट एट t इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसी समय पे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दी तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेक्टर हो जाता है, दैट इज माइनस. इस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज माइनस वी नॉट. ठीक है, अब इन दो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मैं इनके कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा. तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले इस x डॉट को क्या मतलब होता है, यहां से x की वैल्यू इज गिवन, यहां से ये पुट कर दूंगा तो मैं x डॉट निकाल लेता हूं. x डॉट दैट इज dx बाय dt. तो dx बाय dt इसका तो निकाल देते हैं, क्या होगा a1 e टू द पावर माइनस 10.71 t और इस t का क्या आ जाएगा माइनस 10.71 प्लस a2 e टू द पावर माइनस 149.3 t और बाहर आ गया 149.3. तो जैसे ही x डॉट को मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, तो अब ये जैसे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो x डॉट की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10.71 a1 e टू द पावर माइनस 10.71 t प्लस a2 की जगह a2 इंटू माइनस 149.3 इंटू e की पावर माइनस 149.3. ठीक है, तो ये मेरा x डॉट की वैल्यू आ गई. अब जैसे ही मैं इस इक्वेशन में एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0.01, तो एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0.01 अगर मैं पुट करूं इस इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू कितना है 0.01, दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस e की पावर 0. e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 1 प्लस a2 e की पावर 0. तो एक इक्वेशन a1 और a2 की ये निकल गई 0.01. नाउ सेकंड x डॉट वाली कंडीशन, एट t इक्वल्स टू 0 x विल बी माइनस v नॉट. तो जब इस वाली इक्वेशन में पुट किया माइनस v नॉट इक्वल्स टू, यहां देखो ये e की पावर 0 1 हो गया, कितना बचा माइनस 10.71 a1 प्लस माइनस 149.3 a2 e की पावर 0. सो यहां से ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है जिसमें a1 a1 और a2 दो कांस्टेंट्स हैं. अब मेरे पास यहां पर पहली कंडीशन क्या है 0.01 और v नॉट, तो मैं a1 और a2 को क्या करूंगा इन द टर्म्स ऑफ v नॉट फाइंड कर लूंगा. तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v नॉट प्लस 0.0107 और a2 की वैल्यू आ जाएगी 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v नॉट माइनस 0.0007. जब इन दोनों सिंपल है, यहां से a1 की वैल्यू निकाल दूंगा 0.01 माइनस a2,
उसको यहाँ पुट कर दूंगा तो ये A2 की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ V0 और यहाँ पर वापस पुट कर दूंगा तो A1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमने A1 और A2 की सिंप्लीफाइड वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली। तो अब जो मेरी एक्चुअल इक्वेशन हो गई, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू A1 की जगह क्या पुट करूं, -7.2 इंटू 10 की पावर -3 V0 प्लस 0.0107 A1 हो गया e की पावर, ठीक है। नाउ दैट e की पावर t के टर्म में मैंने निकाला था, वो क्या था, e की पावर -10.71 t, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा A1 e की पावर u1t प्लस 7.2 इंटू 10 की पावर -3 V0 माइनस 0.0007 e की पावर माइनस कितना है 149.3। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकल चुकी है इन टर्म्स ऑफ A1 A2। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। अब सिर्फ ये V0 पैरामीटर है, वेलोसिटी पैरामीटर, अगर दिया होता तो मैं इसमें पुट करके ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन मेरे को मिल जाती, बट इन टर्म्स ऑफ V0 दिया हुआ है। तो यहां पर मेरा फर्स्ट जो आपको पूछा गया था, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर जीटा इज ग्रेटर फॉर द वैल्यू ऑफ जीटा। जीटा क्या आया, ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड के लिए मेरी x की वैल्यू ये आ गई। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर जब कंडीशन है तब क्या होगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस एट x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू जो भी टाइम दिया हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो उसने बोला कि 1/100 सेकंड में वो वापस आ जाएगा। तो वही इक्विलिब्रियम क्योंकि जीटा इज 2 था। तो उसकी सेकंड प्रॉब्लम का कहने का मतलब ये था, जो हमने सेकंड पोर्शन निकाला था उसका मतलब था कि x विल बी इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 1/100 सेकेंड। ये था उसका मतलब। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है मेरी, ये जनरल इक्वेशन मेरे को मिल गई है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन आने का रीजन क्योंकि जीटा इक्वल्स टू 2 है। अगर जीटा 2 नहीं होता, इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 होता तो कंडीशन कुछ और होती। तो इस जनरल इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूं और t इक्वल्स टू 1/100 सेकेंड पुट कर रहा हूं। तो जब मैं इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा और t इक्वल्स टू 1/100 पुट करूंगा तो ये सिंप्लीफाइड होके जो मुझे V0 की वैल्यू, क्योंकि सिर्फ क्या बचेगा, देखो x इक्वल्स टू क्या हो गया 0, LHS खत्म हो गया, t की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बचेगा, सिर्फ V0। तो V0 यहां से मेरा निकल जाएगा 2.01 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड केस इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था एडवांस प्रॉब्लम में, जिसमें आपको पैरामीटर्स की वैल्यू दी जाती है। उन पैरामीटर्स की वैल्यू से मैं फाइंड आउट करता हूं कि सिस्टम इज ओवरडैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड और अंडरडैम्ड सिस्टम। उस अंडरडैम्ड, ओवरडैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम के हिसाब से मैंने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑलरेडी वी ड्राइव दैट रिलेशन, इस रिलेशन से वैल्यूज पुट किया और ये फाइनल सोल्यूशन निकाल दिया।